आज से लगभग 35,000 साल पहले किसी अनजान ग्रह पर इंसानों के जैसे दिखने वाला एलियन एक विशाल झरने पर आकर कुछ अजीब सा तरल जैसे ही पीता है। तभी उसके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसका शरीर अणुओं में बिखरने लगता है। उसका डीएनए दूषित होकर टूटने लगता है और कुछ तत्व हवा में बिखर जाते हैं। वो वहीं नष्ट होता हुआ झरने में गिरकर पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन उसका डीएनए फिर से आपस में जुड़कर जीवन की संरचना करता हुआ एक नया डीएनए बना देता है। इस घटना के हजारों साल बीत जाने के बाद सन 2089 में आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विशेषज्ञ की एक जोड़ी एलिजाबेथ शॉ और चार्ली अपनी टीम के साथ स्कॉटलैंड के स्काई टापू पर किसी प्राचीन सभ्यता की खोज करते समय एक गुफा में लगभग 35,000 साल पुराने चित्रों को खोज निकालते हैं, जिसमें एक विशाल मानव कुछ सितारों की तरफ इशारा कर रहा था। असल में वो एक स्टार मैप होता है। इस खोज के 3 साल बाद वेलैंड कॉर्पोरेशन के मालिक पीटर इनकी इस खोज में अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए उन्हें 15 और क्रू मेंबर्स के साथ कॉर्पोरेशन के स्पेसशिप प्रोमीथियस से उस ग्रह की खोज करने के लिए भेजते हैं, जिसको चित्र में विशाल मानव चिन्हित कर रहा था। उनके इस दल में मिलबर्न नाम का एक बायोलॉजिस्ट यानी कि जीव विज्ञानी, फायरफील्ड नाम का एक जियोलॉजिस्ट यानी कि भूविज्ञानी, साथ ही कॉर्पोरेशन के मालिक पीटर की इकलौती बेटी मेरेडिथ और एक बेहद ही खास इंसानों के जैसे दिखने वाला एंड्रॉइड रोबोट डेविड होता है। वही शिप का रखरखाव और सारे काम करता था। उस ग्रह पर पहुंचने में उनको 2 साल और 4 महीने लग जाते हैं। अब टाइमर सेट होने की वजह से ठीक एक दिन पहले मेरेडिथ का पॉड अपने आप ही खुल जाता है। फिर वो डेविड से सभी के स्लीपिंग पॉड्स को खोलकर उन्हें जगाने के लिए कहती है। वो सभी लंबे समय से हाइबरनेशन में रहने की वजह से जागते ही उल्टी कर देते हैं। फिर उन सभी के नॉर्मल होने पर मेरेडिथ वहाँ आने की वजह बताने के लिए सभी को एक मीटिंग में बुलाती है। फिर डेविड एक होलोग्राफ इमेज को प्रोजेक्ट करके कॉर्पोरेशन के मालिक पीटर की रिकॉर्डेड वीडियो को चलाता है। वहाँ पीटर सबसे कहते हैं, आपके सामने मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, इसका मतलब मेरी मृत्यु हो चुकी है। और आगे बताते हैं कि मानव सभ्यता अभी तक ये नहीं पता लगा पाई कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा मकसद क्या है और मरने के बाद हमारी आत्माओं का क्या होता है। और इस स्पेस मिशन के जरिए डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हमको हमारे जवाबों तक पहुंचाने वाले हैं। फिर पीटर उन दोनों को बुलाकर बात कंटिन्यू करने को कहकर वहां से हट जाते हैं। तो चार्ली आगे सबको कुछ तस्वीरें दिखाकर बताता है, हमने पिछले कई सालों में अलग अलग जगहों की पुरातात्विक खुदाई की, जैसे मायन, सुमेरिया, मेसोपोटामिया और आखिरी स्कॉटलैंड की स्काई द्वीप। हमें सभी जगह कुछ अलग अलग आकृतियां मिली, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी, एक विशालकाय मानव सितारों के एक निश्चित ग्रुप की तरफ ही इशारा कर रहा है, जबकि इन सभी सभ्यताओं में आपस में कई हजार किलोमीटर की दूरियां रही हैं। उस समय का मानव कभी दूसरी सभ्यताओं के संपर्क में आया ही नहीं था, लेकिन फिर भी सितारों की एक जैसी नकल कैसे बना पाए। ऊपर से इन सितारों की दूरी इतनी ज्यादा है कि प्राचीन आदमी उसको देख ही नहीं सकता था। अब चौंकाने वाली बात ये है कि उन सितारों की आकाश गंगा में एक ही सूरज है और उनमें एक ग्रह ऐसा है जिसपे सिर्फ एक ही चांद है। वो लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा ही है और कुछ ही देर में हम उस ग्रह के वायुमंडल में पहुंचने वाले हैं। फिर आगे की बात शॉ बताती है कि इस ग्रह पर रहने वालों को हम इंजीनियर्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इंसान को बनाया है, यानी कि ये लोग उस भगवान को खोजने निकले हैं जिन्होंने मानवता का निर्माण किया था। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। फिर डेविड दोनों को मेरेडिथ के चैम्बर में ले जाता है। वहाँ शॉ को एक ऑटो मेडिकल रिकवरी पॉड मिलता है। वैसे पॉड्स पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ही बने थे। मेरेडिथ शॉ को उसे छूने से मना कर देती है और उससे कहती है, हम यहाँ ना तो किसी से बात करने आए हैं और ना ही किसी को ढूंढने। ये सिर्फ कॉर्पोरेशन के मालिक पीटर के अंधविश्वास की वजह से लॉन्च किया गया मिशन है। उनको उन्हीं की थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोग चाहिए थे और उन्हें तुम दोनों मिल गए। फिर चार्ली और शॉ को पता चलता है कि उन इंजीनियर्स यानी कि भगवानों से बात करने के लिए डेविड ने कई प्राचीन भाषाओं को सीख रखा है। इधर कैप्टन शिप को उस ग्रह पर उतारने लगता है। तभी चार्ली को वहाँ बहुत ही विशाल और एक ही सीध में कुछ मकबरों जैसा बना दिखाई देता है। वो शिप को उनके पास उतरवाता है। वो सभी स्पेस सूट पहन रोवर में बैठकर उन विशालकाय मकबरों की तरफ निकल पड़ते हैं। जियोलॉजिस्ट फायरफील्ड अपने रिडार सिस्टम में देखकर बताता है, ये मकबरा अंदर से खोखला है। उनके हेलमेट और सूट पर लगे कैमरे से जहाज पर मेरेडिथ और कैप्टन सब कुछ देख रहे होते हैं। अंदर आकर उनको सुरंगें
मिलती हैं। तो फायरफील्ड अपने पोर्टेबल बॉल के आकार के रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर उस जगह को स्कैन करने के लिए उन्हें हवा में छोड़ देता है। वो बॉल जैसे जैसे जगह को स्कैन करती हैं, वैसे ही शिप पर उनकी इमेज बनने लगती है। उसी समय चार्ली अंदर के वातावरण की हवा को जांच करके बताता है बाहर हवा जहरीली है, पर यहाँ सांस लेने लायक हवा मौजूद है। इतना कहकर वो अपना हेलमेट उतार देता है। उसको देखकर सभी अपना हेलमेट उतार देते हैं। इतने में डेविड वहाँ की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्हों के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, जिससे वहाँ आखिरी समय पर क्या घटित हुआ था वो सब होलोग्राफ यानी कि आकृतियों की छाया के रूप में दिखाई देने लगता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग किसी चीज से डरकर भागते हुए एक चैम्बर में जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक दरवाजे पर गिर जाता है और दरवाजा बंद होने की वजह से उसका सर कटकर दरवाजे के दूसरी तरफ गिर जाता है और धड़ बाहर की तरफ। उस होलोग्राफ की वजह से सभी को उसका धड़ मिल जाता है, जिनको वो इंजीनियर कहकर बुला रहे थे। उस धड़ को देखकर शिप पर बैठी मेरेडिथ को यकीन होता है कि उसके पिता पीटर सही थे। ठीक उसी समय फायरफील्ड मिलबर्न के साथ उस जगह की जांच करने के लिए चला जाता है और शॉ उस लाश की कार्बन डेटिंग जांचती है, तो उसको पता चलता है ये लाश 2000 साल पुरानी है। तभी डेविड उसी दीवार पर बने कुछ निशानों को दबाकर उस गेट को ही खोल देता है। दरवाजे के अंदर उनको कटा हुआ सर सही सलामत मिलता है। साथ ही वहीं एक इंसान का विशाल चेहरा बना हुआ होता है। उनको वहाँ बहुत से सिलेंडर नुमा पत्थर रखे मिलते हैं। उस कमरे में जिंदा कैंचुए भी थे, लेकिन दल के मौजूदगी की वजह से वहाँ का वातावरण बदलने लगता है। तभी कैप्टन भी उन्हें बताता है तूफान आ रहा है और वो लोग जल्दी से शिप पर लौट आएं। तो शॉ उस कटे हुए सिर को बैग में रखकर साथ ले जाने लगती है। वहीं डेविड भी चुपचाप एक सिलेंडर को बैग में रखकर ले जाने लगता है। फिर वो तूफान से पहले शिप पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सिर गिर जाने की वजह से शॉ उसको जैसे ही उठाती है वो तूफान की चपेट में आ जाती है। लेकिन चार्ली तूफान में से ही शॉ को बचाकर शिप पर वापस ले आता है। लेकिन मिलबर्न और फायरफील्ड वहीं मकबरे में रह जाते हैं। तो कैप्टन उनसे संपर्क करके कहता है कि हम तुम्हें लेने सुबह आ जाएंगे। शिप पर वो सिर की जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है सिर एक हेलमेट के अंदर है। तो डेविड उस हेलमेट को हटाता है। उसके अंदर बिना बालों वाला एक इंसानी सिर मिलता है। फिर शॉ उसके डीएनए को इंसानों के डीएनए से मिलाकर देखती है। वो 100% मैच करता है। अब शॉ के पास सबूत था कि इंजीनियर्स ने ही अपने डीएनए से हमें बनाया था और कहानी की शुरुआत में जो डीएनए टूटकर फिर से बना था वो इंसानों की ही संरचना कर रहा था। इसके बाद डेविड चुपके से उस सिलेंडर को खोलकर उसमें रखे कांच की एक शीशी को तोड़कर उसके तरल के अंदर बचाकर रखे एक वायरस को अपनी उंगली पर ले लेता है और फिर धोखे से उस वायरस को चार्ली की ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। उसी समय कैप्टन को मकबरे के अंदर किसी चीज के जीवित होने के संकेत मिलते हैं, तो वो फायरफील्ड और मिलबर्न को उसकी जांच करने के लिए भेजता है। साथ ही कैप्टन देखता है जहां वो दोनों अभी खड़े हैं वहां उन इंजीनियर्स की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वहीं शॉ को लगता है ये सभी किसी बीमारी के कारण मारे गए थे। फिर वो चार्ली को डीएनए की रिपोर्ट दिखाकर बताती है ये इंजीनियर्स ही हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं से पैदा हुए हैं। इतना कहते ही शॉ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी और खुद किसी को जीवन नहीं दे सकती थी। तो चार्ली उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इतने में मिलबर्न और फायरफील्ड कैप्टन की बताई लोकेशन पर पहुंचकर देखते हैं वहां पर रखे सिलेंडरों में से एक गाढ़ा तरल निकलकर फैल चुका है। उनको वहां एक सांप के जैसा जीव मिलता है, लेकिन वो मिलबर्न के हाथों पर लिपटकर उसका हाथ ही तोड़ देता है। तभी फायरफील्ड जैसे ही उस जीव का सर काटता है उसके अंदर से निकलने वाला तरल फायरफील्ड के ही हेलमेट को पिघलाकर उसका चेहरा बर्बाद कर देता है। इतने में जीव का सर फिर उगाता है। फिर वो मिलबर्न के सूट में जाकर उसके मुंह के रास्ते उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली उस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब कैप्टन सबको फायरफील्ड और मिलबर्न को लाने वापस भेजता है। वहीं मकबरे के अंदर इस बार डेविड को एक नया रूम मिलता है जिसमें सिलेंडर लाखों की तादाद में भरे पड़े थे और ठीक उससे आगे एक कंट्रोल रूम मिलता है। डेविड को वहाँ एक होलोग्राफ इमेज के सहारे दिखाई देता है इंजीनियर्स ने एक धुन
जाकर रूम के पैनल को एक्टिवेट किया और पूरे ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं में से पृथ्वी को चुना था। साथ ही उसको वहाँ एक हाइबरनेशन पॉड में एक जीवित इंजीनियर मिल जाता है। दूसरी तरफ दल को मिलबर्न की लाश मिलती है, लेकिन चार्ली की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो सब उसको वापस शिप पर ले जाने लगते हैं। लेकिन मेरेडिथ चार्ली के अनजाने इन्फेक्शन के कारण उसे शिप पर चढ़ने नहीं देती और उसको जिंदा ही जला देती है। उस मंजर को देखकर शॉ बेहोश हो जाती है। शॉ के जागने पर डेविड उसकी जांच करके बताता है कि वो 3 महीने की गर्भवती है। इस पर वो डेविड को बताती है, मैं माँ नहीं बन सकती। ऊपर से 2 साल 4 महीने बाद आज 10 घंटे पहले ही मैं चार्ली के साथ इंटीमेट हुई थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उस भ्रूण के तेजी से बढ़ने की वजह से शॉ दर्द से चीख पड़ती है और डेविड से उसका ऑपरेशन कर उसे जल्दी से बाहर निकालने को कहती है। पर डेविड उसको वैसा करने से मना करके उल्टा बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे सुला देता है। होश में आने पर वो दर्द में तड़पती हुई मेरेडिथ के चैम्बर में रखे मेडिकल पोर्ड में लेटकर उससे ऑटोमेटिक सर्जरी करवाकर उसके अंदर के भ्रूण को देखती है। वो कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि एक परजीवी होता है जो चार्ली से होता हुआ उसके अंदर आकर पनपने लगा था। मेडिकल पोर्ड खुद ही ऑपरेशन करके शॉ को टाके लगा देता है। शॉ पोर्ड से बाहर निकलकर उस परजीवी को उसी पॉड में डिकंटिमिनेट कर देती है और दर्द के इंजेक्शन लेकर वहाँ से निकल जाती है। इतने में कैप्टन को फायरफील्ड के शिप के बाहर खड़े होने का संकेत मिलता है, तो दल के लोग दरवाजा खोलकर जैसे ही उसको अंदर लेने की कोशिश करते हैं, तभी इन्फेक्टेड फायरफील्ड उन पर ही हमला करके उन्हें मारने लगता है। तो उससे बचने के लिए वो सभी फायरफील्ड को ही मार डालते हैं। दूसरी तरफ शॉ इंजेक्शन लेकर जैसे ही मेडिकल रूम में जाती है, वहाँ उसको कॉर्पोरेशन का मालिक पीटर जिंदा मिलता है। वहाँ शॉ को पता चलता है पीटर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है और वो एक बार इंसानों को बनाने वाले इंजीनियर से मिलना चाहता था। अब क्योंकि एक इंजीनियर डेविड को जिंदा मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने पीटर को हाइबरनेशन पोर्ट से बाहर निकाल लिया था। पीटर का असली मकसद इंजीनियर से मिलकर खुद को अमर करने का था। शॉ फिर भी पीटर को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसे हमने सोचा था ये सब वैसा नहीं है, यहाँ हमने अपने लोगों को खोया है। पर पीटर उसकी बात नहीं मानता, तो शॉ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब मेरेडिथ अपने पिता को जाने से रोकने के लिए आती है और उनको समझाती है हर राजा का अपना एक शासन काल होता है। लेकिन पीटर उसकी बातों को भी अनदेखा कर मकबरे में पहुंच जाता है। डेविड सबको कंट्रोल रूम में ले आता है। इधर शिप पर कैप्टन मकबरे के ढांचे को हटाकर देखता है तो वो समझ जाता है ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एलियंस का अंतरिक्ष यान है। डेविड कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करके बताता है ये इंजीनियर्स पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो शॉ इसका कारण पूछती है, तो डेविड कहता है उनको पुरानी सभ्यता का विनाश करके एक नई रचना करनी थी। फिर डेविड उस आखिरी बचे इंजीनियर को उसके पॉड से बाहर निकालता है। तभी पीटर और शॉ उसे सवाल करने लगते हैं। शॉ उससे पूछती है तुमने हमें मारने के लिए किसी परजीवी की रचना की, लेकिन उसने तुम्हारे ही लोगों को मार दिया, इसीलिए तुमने अपने ग्रह से दूर यहाँ पर उसका निर्माण किया। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? तभी डेविड पीटर के सवाल को एलियन की भाषा में उससे पूछता है। तो वो इंजीनियर बिना समय गवाए डेविड का सर ही उखाड़कर पीटर के मुंह पर दे मारता है। उसके बाद वो वहाँ सबको मार देता है, लेकिन शॉ उस रूम से भाग जाती है। मरने से पहले पीटर बोलता है यहाँ कुछ नहीं है, तो डेविड जवाब देता है जानता हूँ। ये सब देखकर मेरेडिथ कैप्टन से पृथ्वी वापस लौटने को कहती है। वहीं इंजीनियर पृथ्वी पर पहुँचने के लिए नेविगेशन सिस्टम को सेट करके अपने शिप का इंजन चालू कर देता है। तभी शॉ कैप्टन को बताती है उसको इस शिप को रोकना होगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर पहुंचकर जीवन का नामो निशान मिटा देगा। ये इंजीनियर इस परजीवी वायरस को वहीं छोड़ने वाला है। अब मेरेडिथ के मना करने पर भी कैप्टन अपने शिप को उस एलियन शिप से टकराने की तैयारी करता है। तभी मेरेडिथ भागकर एस्केप पॉड में जाकर खुद को शिप से बाहर निकाल लेती है। तभी कैप्टन एलियन शिप से अपना शिप टकरा देता है, जिसमें कैप्टन अपने साथियों के साथ वहीं मारा जाता है और एलियन शिप नीचे गिरते समय मेरेडिथ को दबाकर मार देता है।
अब वहाँ सिर्फ शॉ जिंदा बची थी। उसकी ऑक्सीजन खत्म होने के 10 सेकंड पहले ही वो मेरेडिथ के लाइफ चैम्बर में आ जाती है। वहाँ वो देखती है उसके गर्भ से निकला परजीवी विशाल रूप ले चुका है। तभी इंजीनियर वहीं आकर शॉ पर हमला कर देता है, तो शॉ परजीवी वाला चैम्बर खोल देती है, जिससे वो परजीवी इंजीनियर को पकड़कर उसके मुंह में अपना वायरस छोड़कर उसे मार डालता है। वहाँ से बचकर शॉ जैसे ही बाहर आती है, तभी डेविड उससे कांटेक्ट करता है, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी जीवित था। डेविड उससे कहता है, यहाँ इस एक अंतरिक्ष यान के अलावा भी बहुत सारे यान हैं और मैं उनको चलाकर हम दोनों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो शॉ तुरंत उसके पास वापस इंजीनियर्स वाले कंट्रोल रूम में आ जाती है। डेविड उससे कहता है, हम दूसरे शिप की मदद से आसानी से पृथ्वी लौट सकते हैं। तो शॉ उससे कहती है, मुझे वापस नहीं जाना, बल्कि मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ से इंजीनियर्स आए थे। तो डेविड उसे वहाँ पहुँचाने की बात कहता है। असल में शॉ इंजीनियर्स से बस ये पूछना चाहती थी, जब उन्होंने ही इंसानों को बनाया तो अब वो उनको खत्म क्यों करना चाहते थे। फिर वो डेविड के धड़ और सिर को अलग अलग लेकर दूसरे मकबरे की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो दोनों दूसरे यान की मदद से इंजीनियर्स के ग्रह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं इंजीनियर के शरीर में से एक नए किस्म का एलियन जीव निकलता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।